हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोगों ने कल एक एमसीक्यू की क्लास करी थी जिसमें कुछ एमसीक्यूज के बारे में देखा था। तो आज हम लोग फिर M2R5 1 के चैप्टर पहले 1 के कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपके अब ओ लेवल के एग्जाम हो रहे हैं उन वो एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं। तो एमसीक्यू जो है वो आपके लिए काफ़ी हद तक आपको मार्क्स अच्छे मार्क्स दिलाने में आपके सहायक रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज समय को जाया ना करते हुए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू जनरेट डायनेमिक वेब पेजेस। वेब पेजेस को जनरेट करने के लिए निम्न में से किस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहला ऑप्शन है पीएचपी, दूसरा है जेएसपी, तीसरा है एएसपी डॉट नेट, चौथा है कोई नहीं। अब देखिए पीएचपी में बता दूं तो जो पीएचपी है ये वेबसाइट को बनाने के लिए नहीं यूज होता है। पीएचपी जो है ये वेबसाइट को बनाने के लिए यूज नहीं होता है। इसको हम लोग सर्वर के बनाने के लिए यूज करते हैं। पर अगर आपको एक डायनेमिक वेब पेज जनरेट करना है तो उसके लिए आपको एक दूसरी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। जेएसपी भी एक लैंग्वेज होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेब पेज को बनाने के लिए क्रिएट करी जाती है। एएसपी नेट भी एक लैंग्वेज है जो कि आप किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे तो उसमें डायनेमिक काम जैसे फॉर्म वॉर्म फिल करना या डेटा को सर्वर पर भेजने के लिए एएसपी नेट का यूज करते हैं। तो पहले वाले में हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, नन। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, तो अब नीचे देख लेते हैं। तो नीचे नेक्स्ट हमारे लोगों का क्वेश्चन है, कह रहा है, a piece a piece of icon or image on web page associated with another page is called। जब किसी अन्य वेब पेज से जुड़े हुए वेब पेज पर आइकन या इमेज का टुकड़ा रखा होता है तो उसे क्या कहा जाता है। क्या उसे यूआरएल कहा जाता है। अब मान लीजिए जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट में आपने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया, तो उस लिंक को ही हम लोग एक जो है वेब पेज में एक लिंक का टुकड़ा कह सकते हैं। तो वो क्या होता है लिंक, आप लोगों ने वर्ड में उस लिंक को देना सीखा होगा, एक्सेल में देना सीखा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला देख लेते हैं, कह रहा है यूआरएल। नहीं, देखिए हम कभी भी किसी भी चीज का लिंक देते हैं तो पूरा लिंक नहीं देते हैं, पूरा यूआरएल नहीं लिखते हैं। ठीक है, यूआरएल होता है किसी भी एक स्पेसिफिक वेबसाइट का एड्रेस। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हाइपरलिंक। कि कह रहा है मतलब कि जो हम एक टेक्स्ट का टुकड़ा या इमेज का टुकड़ा जो भी देते हैं तो क्या वो हाइपर लिंक के फॉर्म में यूज होता है। तो जी हाँ, हाइपर लिंक के फॉर्म में यूज होता है। आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर सी है प्लगइन, नहीं गलत होगा। और डी तो आपका गलत ही है। फिर नीचे हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन में जो है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब सर्वर। निम्न में से कौन सा एक वेब सर्वर है। अब वेब सर्वर की बात आई है। अब जब वेब सर्वर की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि वेब सर्वर क्या होता है। तो देखिए जैसा हम लोगों ने अपनी थ्योरी वाली क्लास में जो जो भी क्लासेस हमारे ऐप पे पढ़ी हुई हैं उस पे हम लोगों ने वेब सर्वर के बारे में अच्छे से एक डिफाइन कर रखा है। वेब सर्वर क्या होता है। जिन लोगों को वेब सर्वर के बारे में नहीं पता है तो मैं बस यहाँ पे एक छोटा सा बस वेब सर्वर का एग्जांपल देना चाहूँगा। आप वेब सर्वर का मतलब सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से समझ सकते हैं। अब डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पर आपका डेटा रखा होता है। तो इनमें से कौन सा एक वेब सर्वर है। तो पहला मोजिला फायरफॉक्स। क्या मोजिला फायरफॉक्स एक वेब सर्वर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब सर्वर नहीं, ये एक ब्राउजर है। फिर तीसरा कह रहा है पोस्ट फिक्स, कि पोस्ट फिक्स जो है क्या वो एक वेब सर्वर है। तो नहीं,
पोस्ट फिक्स एक वेब ब्राउजर नहीं है, ना ही वो एक वेब सर्वर है, ये एक सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो आपका बी वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। फिर तीसरा है बिंड फायर्स। तो जो बिंड फायर कह लीजिए या बाइंड फायर कह लीजिए, बाइंड फायर क्या एक वेब सर्वर है? नहीं, जो बाइंड फायर है वो एक वेब सर्वर नहीं है। ठीक, ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए यूज करा जाता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट ऑप्शन जो बचता है हमारा अपाचे। हाँ, अपाचे जो है हमारा वो एक वेब सर्वर है। अपाचे जो हमारा है वो एक वेब सर्वर है। और आप लोग सोचेंगे कि अपाचे तो बाइक आती, नहीं। सबसे पहले अपाचे सर्वर बना, उसके बाद में अपाचे बाइक आना स्टार्ट हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कर है डब्ल्यू डब्ल्यू इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। जो डब्ल्यू डब्ल्यू हमारा है वो किस मॉडल पर आधारित होता है? डब्ल्यू डब्ल्यू जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म हम लोग लिखते हैं वर्ल्ड, जिन लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वाइड वेब। कह रहा है, अब यहाँ पे ये नहीं, इसका फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है वर्ल्ड डब्ल्यू डब्ल्यू किस मॉडल पर आधारित है। डब्ल्यू डब्ल्यू जो हमारा वेब है वो किस मॉडल पर आधारित होता है? लोकल सर्वर। क्या डब्ल्यू डब्ल्यू एक लोकल सर्वर है? नहीं, यहाँ पे तो नाम में ही पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है, कह रहा है वर्ल्ड वाइड जो पूरे संसार में फैला हो। तो फिर ये लोकल कैसे सर्वर हो सकता है? नहीं, गलत। क्लाइंट क्लाइंट सर्वर कि यूजर यूज करता है जिसे, मतलब हम लोग जिसे यूज करते हैं। हाँ, तो जब ये हर एक व्यक्ति के लिए बना हुआ है, इसे क्लाइंट साइड सर्वर में आ जाएगा। अब थ्री टायर टू टायर थ्री टायर, नहीं, गलत। ये भी फिर गलत हो जाएगा आपका लास्ट वाला। तो आपका नेक्स्ट एकदम सही जो आंसर हो गया है वो है क्लाइंट साइड या क्लाइंट सर्वर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं, जो कि कह रहा है वेब क्रॉलर हैज अ वेब रोबोट कॉल्ड। जो वेब क्रॉलर है, ठीक है, उसमें या वेब क्रॉलर में एक वेब रोबोट होता है जिसे कहते हैं। अब वेब क्रॉलर क्या है? कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, अब वेब रोबोट क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वेब क्रॉलर है, ये एक स्पाइडर या स्पाइडर बोट के नाम से भी जाना जाता है। ये कभी कभी इंटरनेट पर डेटा को वर्ल्ड वाइडली ब्राउज करने के लिए यूज करा जाता है। कभी कभी इसमें स्पाइडर बोट का मतलब है छोटे छोटे रोबोट्स जो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के बने होते हैं, उनका यूज करा जाता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन कह रहा है, इसे इस जो वेब क्रॉलर है इसके वेब रोबोट को क्या कहते हैं? तो इस वेब रोबोट को क्रॉलर रोबोट नहीं, क्रॉलर रोबोट नहीं, ये तो अलग हो गया। क्राउल बोट, क्राउल बोट भी नहीं कहते हैं। देखिए, क्राउल बोट या क्रॉलर रोबोट जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं। ठीक, तो जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा आपका वेब बोट, ना कि वेब रोबोट। बॉट और रोबोट दोनों में बहुत डिफरेंस है। रिबोट का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जिसमें हार्डवेयर का भी यूज कर रहा हो और सॉफ्टवेयर का, पर बोट सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पर बेस्ड होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है व्हाट डज एस टी टी पी स्टैंड फॉर। देखिए, ओ लेवल का जो भी सिलेबस रहता है, ठीक है, वो ओ लेवल अपने सिलेबस के अंदर से ही पूछता है। पर आप लोग ने ओ लेवल के सिलेबस को अगर अच्छे से नहीं देखा है तो आप लोग एक बार ओ लेवल के सिलेबस को अच्छी तरीके से देखिए, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो देखिए। ठीक है, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में आप मैसेज दे दिया करिए, आपकी हर एक तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है एसटीटीपी का पूर्ण अर्थ है, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो किन बच्चों को पता है एसटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है HTML टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा कह रहा है हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा कह रहा है हाई ट्रांसफर फायर प्रोग्राम, चौथा कह रहा है HTML टाइप ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए ये पहला ऑप्शन आपका गलत है, दूसरा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है। तो ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के फादर कौन है, या ऐसे कह लीजिए वर्ल्ड वाइड वेब के पिता के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के फादर मतलब उसके डिस्कवर या उसके डेवलपर कौन है। तो पहला है टिम थॉम्सन, दूसरा है टिम बर्नर्स ली, तीसरा है चार्ल्स डार्विन, चौथा है रॉबर्ट चिलुई वी फेफर्स। तो जो आपका देखिए, WWE को बनाने में किसी एक इंसान का काम नहीं रहा, पर जिसको उसने एकदम आखिरी मुकाम तक पहुंचाया, मतलब उसको आखिरी टाइम तक पहुंचाकर डेवलप किया और सभी लोगों के सामने प्रेजेंट किया, तो वो आपके हैं टिम बर्नर्स ली। ठीक, टिम बर्नर्स ली ने काफ़ी चीज़ों को डेवलप किया है। अभी जब आप M2R5 की हमारे एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड क्लासेस करेंगे तो टिम बर्नर्स ली के बारे में पढ़ेंगे भी। अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी या ऑनलाइन लाइव क्लासेस ऐप पर कर रहे हैं तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी जरूर दी जाएगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द इंटरनेट यूजेस द एज द प्रोटोकॉल इंजन। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंजन का उपयोग करता है। अब इंटरनेट जो है वो किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अब आप लोग जो कल क्लास करे होंगे, जो लोग कल की क्लास करे होंगे हम MCQ वाली, तो उसमें मैंने TCP और IP के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था कि TCP IP क्या होता है। ठीक है, जिन लोगों को TCP IP क्या होता है, HTTP क्या होता है, इंटरनेट को चलाने के लिए किन किन प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, ये सभी क्या चीज़ें हैं, तो इनके बारे में मैंने कल आपको बताया था। ठीक, चलिए मैं एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। किसी भी डिवाइस में इंटरनेट को चलाने के लिए, किसी भी डिवाइस में इंटरनेट को चलाने के लिए सदैव दो प्रोटोकॉल का यूज़ करा जाता है। पहला आपका हो गया TCP और दूसरा आपका हो गया IP। IP और TCP ये दो प्रोटोकॉल ऐसे हैं जिसके द्वारा आप इंटरनेट का एक्सेस अपने डिवाइस में दे सकते हैं। इंटरनेट का एक्सेस अपने डिवाइस में दे सकते हैं। TCP प्रोटोकॉल IP प्रोटोकॉल पे बेस्ड होता है, या ऐसे कह लीजिए TCP प्रोटोकॉल IP प्रोटोकॉल्स से इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब मैंने यहाँ पे इसका आंसर तो बता ही दिया है। ठीक, तो चलिए स्लिप, पहले तो इस स्लिप के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो सी वाला सही है। एर्थ का सी वाला आंसर एकदम करेक्ट है। तो ठीक है, हम लोग स्लिप के बारे में देख लेते हैं। स्लिप का क्या होता है। स्लिप का फुल फॉर्म होता है सीरियल लाइन इंटर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल TCP प्रोटोकॉल के अंडर आता है। ये प्रोटोकॉल TCP प्रोटोकॉल के अंदर आता है। ठीक है, इसमें डेटा को या इंटरनेट पर जो भी डेटा हम लोग सर्च कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको पैकेट के फॉर्म में लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, यही जिम्मेदार होता है। फिर आ गया HTTP। एच टी टी पी प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो सर्वर से आपका कनेक्ट होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक, फिर है PPP। तो PPP जैसी कोई चीज़ तो वैसे नहीं होती है, पर अगर आप ढूंढना चाहोगे तो तब भी आपको मिल जाएगी। वैसे POP होता है, या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, वैसे तो नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बोलें तो PP का कोई मतलब नहीं हुआ, पर आप समझने के तौर पे कभी कभी इसको हम लोग किसी और नाम से भी बुला देते हैं। तो आप इसको अभी जो है पॉइंट टू
पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के नाम से याद रखिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन कराने के साथ में आपके 2-3 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे टीसीपी आईपी के भी बारे में पता चल गया, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, पीपी का फुल फॉर्म भी याद कर लिया। ये बेटा प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। पीपी प्रोटोकॉल के बारे में भी हो गया, ये प्रोटोकॉल क्या करता है। तो देखिए, ये सभी टीसीपी और आईपी के को प्रोटोकॉल्स हैं। जब हम लोग टीसीपी और आईपी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपने ऐप पर, तो वहां पे इसके बारे में जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इंटरनेट इज। इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, एन ओशियन ऑफ रिसोर्स वेटिंग टू बी माइंड। किसी भी ओशियन में एक रिसोर्स है जिसको हम लोग माइंड मतलब माइन खोद कर निकालना है। यह कोऑपरेटिव एनार्की, ठीक है, ये कोऑपरेटिव एनार्की है, ऑल ऑफ अबव ये सभी। तो जी हाँ, जो ये आपका इंटरनेट है, ये एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी है। इसे हम लोग ओशियन के थ्रू ला भी रहे हैं, और ये कोऑपरेटिव एनार्की भी है। तो 9th वाले में आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। अब जो यहाँ पे पूछ रहा है, कह रहा है कि वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं। अब वेबसाइट जब भी आप ओपन करते हैं, किसी भी वेबसाइट को ओपन करिए, तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसे क्या बोलते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। उससे जब भी वो वेबसाइट ओपन करेंगे, तो उसका जो फर्स्ट पेज होगा उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो मैं जरा यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक ये है बेस्ट वाईफाई राउटर फॉर होम, इसको सर्च करता हूँ। अब देखिए, इस तरह ये सभी वेबसाइट्स आ गई, ये वेबसाइट्स आ गई। अब इन वेबसाइट्स में को जब हम ओपन करेंगे, इन वेबसाइट्स में से किसी भी एक वेबसाइट को जब हम ओपन करेंगे, तो उसका जो फर्स्ट पेज आएगा, ठीक, जैसे मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, जो इसका ये फर्स्ट पेज आया, ठीक, जो इसका ये फर्स्ट पेज आया, इस पेज को क्या बोलेंगे। तो चलिए हम लोग अपने ऑप्शन में पहुंच चलते हैं। कह रहा है उस फर्स्ट पेज को क्या बोलेंगे, डिजाइन। हाँ भाई, वो जो हम लोगों ने भी वेबसाइट देखी, उस पे फर्स्ट पेज तो काफी डिजाइन था। हाँ, उस फर्स्ट वेबसाइट के फर्स्ट पेज को फर्स्ट पेज बोलेंगे, उस वेबसाइट के फर्स्ट पेज को होम पेज बोलेंगे, या उस वेबसाइट के फर्स्ट पेज को मेन पेज बोलेंगे। क्या लगता है आपको, क्या बोल सकते हैं? अब देखिए, जो वेबसाइट खोली है हमने, यही तो इसका मेन पेज है। या इसको फर्स्ट पेज बोल लें, या इसको डिजाइन बोल लें, क्यों, क्या बोल सकते हैं, आपको क्या लगता है? अब देखिए, यहाँ पे ये मेन पेज है, यहाँ पे सारे हर चीज के बारे में दे रखी है, हर एक लिंक दे रखी है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, आपको क्या लगता है? डिजाइन बोलेंगे, फर्स्ट पेज बोलेंगे, होम पेज बोलेंगे, या मेन पेज बोलेंगे? चलिए आंसर दीजिए जल्दी आप सभी लोग। तो इसे हम लोग होम पेज बोलते हैं। किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को होम पेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, while sending while sending a file or message on the net। जब हम नेट पर कोई फाइल या मैसेज भेज रहे होते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स नोन एज। ये बहुत छोटे छोटे, जब भी किसी एक संदेश को या किसी फोटो को, किसी फाइल को इंटरनेट के माध्यम से हम किसी दूसरे व्यक्ति को भेज रहे होते हैं या कहीं पर अपलोड कर रहे होते हैं, तो वो फोटो या वो फाइल बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। अब इन टुकड़ों को क्या बोलते हैं? तो पहला पॉइंट, कह रहा है पॉइंट नहीं, पॉइंट तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब छोटे छोटे टुकड़ों में बोलते हैं, मतलब इसको पार्टिकल बोलेंगे? नहीं नहीं, पार्टिकल भी नहीं होगा। सी, पिन।
हाँ, पिन बोल सकते हैं या पैकेट बोल सकते हैं, बताइए आप लोग क्या बोल सकते हैं इसको। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी वाला। जब भी हम इंटरनेट के माध्यम से कोई किसी भी फाइल को, फोटो को या टेक्स्ट को अपलोड करते हैं तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जाती है। डेटा कभी भी एक साथ नहीं जाता। अब आप लोगों ने खुद देखा होगा, जब भी आप किसी को एक, अगर 500 जीबी की भी फाइल भेजते हैं या 200 एमबी की भी फाइल भेजते हैं, तो देखिए वो एकदम नहीं जाता है। पहले वो ग्रीन कलर का अपलोडिंग टाइप का सिंबल आता है। व्हाट्सएप से मैं बात कर रहा हूँ अभी। आप किसी को भी अगर 200 एमबी का कोई डॉक्यूमेंट या फाइल भेजते हैं, तो देखिए उस पे गोल ग्रीन कलर का अपलोडिंग वाला सिंबल आ जाता है। अब वो दिखाता रहता है, आपको शो कराता रहता है कि कितना अभी आपका डेटा अपलोड हुआ है। तो वो जो डेटा अपलोड हो रहा है वो एकदम 200 एमबी का था, एकदम से 200 एमबी हो नहीं गया। वो थोड़ा थोड़ा अपलोड हो रहा होता है। पहले उस 200 एमबी का 10 एमबी अपलोड होता है, फिर उस 200 एमबी का 50 एमबी हुआ, फिर 100 एमबी हुआ, 120 हुआ, 150 हुआ, ठीक है, 200 हुआ। इस तरीके से जो डेटा है वो इंटरनेट के माध्यम से दूसरे के डिवाइस में या दूसरे सर्वर पर अपलोड होता है या भेजा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर, ब्लूटूथ के लिए वायरलेस तकनीक है। ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर, जो ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है किसके लिए है? लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। अब ब्लूटूथ को हम लोग के लोकल एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ जो है, ब्लूटूथ डिवाइस है, ठीक है, वायरलेस के तौर पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो क्या हम लोग इसे लोकल एरिया में यूज कर सकते हैं, या इसे पर्सनल एरिया में यूज कर सकते हैं, या इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, या वाइड एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं? आप बताइए इस ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती होगी महज? महज कितनी होती होगी? 5 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर? देखिए कभी कभी डिवाइसेस पे, जैसे आप लोग हेडसेट खरीदते हैं, आप लोग नेक बैंड खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, तो उस पर लिख देते हैं कि 10 मीटर कवरेज रेंज। तो नहीं, असल मायने में वो 10 मीटर कवरेज रेंज नहीं होता है। वो आपको 7 या 8 ही कवरेज रेंज दे रहे होते हैं। 10 मीटर पर आप जब जाओगे तो देखेंगे आप लोग कि जो वॉइस की क्वालिटी है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गई है, अच्छे से नहीं आ रही है। ठीक, तो जो इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर है, वो आंसर है पैन, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब कि आपका डिवाइस आपके साथ में ही है, फिर उससे कनेक्शन चल रहा है आपका। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि हमारा है फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल इज अ टाइप, फायरवॉल एक प्रकार का है। फायरवॉल क्या है? किसी को पता है फायरवॉल के बारे में? क्या करता है ये, इसका क्या काम है? अगर किसी को कोई आइडिया हो। जी, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी वायरस, जो मैंने लास्ट अपनी क्लास में बोला था एमसीक्यू वाली, कि किसी भी प्रकार के वायरस जो हमारे सिस्टम को हार्म करते हैं, उनसे बचने के लिए कंप्यूटर में एक फायरवॉल लगा होता है। कंप्यूटर में एक फायरवॉल लगा होता है। मान लीजिए ये आपका डिवाइस है, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, मान लेते हैं इसको इस तरीके से, और ये इंटरनेट है, ठीक, ये इंटरनेट है। अब इंटरनेट से जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं और वो आपके सिस्टम में आती है, तो आपसे पूछता है कि क्या आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं? अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अलाउ कर दीजिए, अदरवाइज इसे डिनाई कर दीजिए या इग्नोर कर दीजिए। या कभी कभी कुछ ऐसी वेबसाइट्स आ जाती हैं जो आपके सिस्टम पे नहीं ऑन होती, ठीक, तो उन वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए आपका सिस्टम
आपसे परमिशन मांगता है कि कह देता है कभी दिस वेबसाइट इज हार्मफुल फॉर यू, क्या आप इसे यूज करना चाहते हैं? तो अगर आप उसे यूज करना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए। पर इस प्रकार की किसी भी प्रकार जो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई कि ये आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल है, आप इसे यूज करना चाहेंगे, इस तरीके की जानकारी आपके सिस्टम में क्यों आती है? क्योंकि आपके सिस्टम में इन स्कैम स्कैम कह लीजिए या वायरसेस कह लीजिए, इन वायरसेस से बचने के लिए एक फायरवॉल लगी होती है, जो आपके सिस्टम के लिए डिफेंडर का काम करती है। डिफेंडर का मतलब वायरस से बचाव का काम करती है। ठीक है, ये आपकी देखिए वॉल बन गई है। अब जैसे ही आप इंटरनेट से कुछ भी डेटा एक्सेस करेंगे, अगर वो आपके सिस्टम के लिए हार्म होगा, तो ये फायरवॉल आपके पास एक मैसेज जनरेट कर देगी, एक तरीके का मैसेज जनरेट कर देगी कि आप इसे अगर यूज करेंगे तो आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो मैंने फायरवॉल बता दिया कि यहाँ पे फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल जो है वो क्या है, एक प्रकार का वायरस है क्या? अब वायरस कैसे हो सकता है भाई? जब हमारे सिस्टम को वो हार्मफुल वायरसेस से या स्कैम से बचा रहा है, तो वो वायरस कैसे हुआ? नहीं, वायरस नहीं हुआ। वॉर्म है क्या? अब वॉर्म का मतलब क्या होता है? केचुआ? नहीं नहीं, वॉर्म का मतलब होता है एक प्रकार का बग। ठीक, वार्म का मतलब होता है एक प्रकार का बग। अब ये क्या करता है? जो ये है, ये एक प्रकार का बग है जो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है, या कभी कभी ये देखिए, वार्म कई टाइप के होते हैं। कुछ जो आपके सॉफ्टवेयर को डैमेज करते हैं, कुछ जो आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे ये वार्म भी नहीं होगा। फायरवॉल ना तो डेवलप कर रहा है और ना ही हार्म कर रहा है। फिर ये कह रहा है सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी और थ्रेट। अब थ्रेट सिक्योरिटी तो आप लोग समझ गए होंगे, सुरक्षा से लेके है। पर थ्रेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, किसी भी प्रकार की अगर आपको धमकी मिलती है, तो उस वो है मतलब सुरक्षा से लेके कोई भी धमकी। ठीक है, तो आपके 13 नंबर का ये आंसर ये भी गलत है। 13 नंबर में आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। नन ऑफ दीज, फायरवॉल इनमें से किसी का भी टाइप नहीं है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंड टू एंड लेयर? निम्नलिखित में से लेयर एंड टू एंड लेयर है। अब एंड टू एंड लेयर क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ नेटवर्क की एक वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को बनाने से लेकर उसको इंटरनेट पर अपलोड करने या डेटाबेस से एक्सेस करने के लिए कुछ लेयर्स के रूल को फॉलो करा जाता है। अब वो कुछ लेयर्स इस प्रकार की होती हैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है, एक तो लेयर हो गई डेटा लिंक लेयर। ठीक है, दूसरी हो गई ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरी हो गई नेटवर्क लेयर, चौथी हो गई फिजिकल लेयर। अब जो आपकी लेयर एंड टू एंड लेयर है, मतलब लास्ट से लेके लास्ट तक, मतलब सिस्टम सिस्टम में से लेकर सर्वर तक काम करती है, वो कौन सी लेयर हो जाएगी? तो वो जो आपकी लेयर हो जाएगी वो ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगी। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर ही जो एक ऐसी लेयर है जो आपके सिस्टम से सर्वर तक पहुंचती है और वहां से डेटा उठा के आपके सिस्टम पे लाती है या डिवाइस पे लाती है, और आपके डिवाइस से डेटा को अपलोड करके भी ये डेटाबेस में ही स्टोर करती है। इसलिए इसको एंड टू एंड लेयर भी बोल देते हैं। अब डेटा लिंक लेयर क्या होता है? तो देखिए, किसी भी प्रकार के डेटा को लिंक करने के लिए जो डेटाबेस में डेटा रखा हुआ है, उसको अपने डॉक्यूमेंट पर या अपने सिस्टम में लिंक करने के लिए डेटा लिंक लेयर का यूज करा जाता है। ये सभी जो लेयर हैं, मैं आपको लेयर के बारे में बता देता हूँ इससे पहले। जो ये लेयर हैं, ये किसी भी प्रकार के एक नेटवर्क को या किसी भी प्रकार के वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए यूज करी जाती हैं। हर तरह की लेयर का अपना एक काम होता है। तो जैसे मैंने डेटा लेयर का काम बताया कि डेटाबेस से डेटा को लाने के लिए डेटा लिंक लेयर का यूज करते हैं।
ट्रांसपोर्ट लेयर तो मैं बता ही चुका हूँ। फिर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का मतलब होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना या एक डिवाइस से कई डिवाइसेस को कनेक्शन को मैनेज करना ही नेटवर्क लेयर के अंदर आता है। ठीक है। फिर आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मतलब क्या होता है? फिजिकल लेयर का मतलब होता है कि यूजर यूजर जिस पीसी को यूज कर रहा है उस पीसी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उस पीसी पर वो डेटा चलने लायक है या नहीं चलने लायक है। ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है कैन नॉट बी यूज टू शेयर इंटरनेट विद अदर यूजर। अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरनेट साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? अन्य लोगों के लिए जब हम इंटरनेट शेयर करें तो किसका यूज नहीं करा जा सकता है? हॉटस्पॉट का यूज हम लोग करते हैं इंटरनेट शेयर करने के लिए। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ये तो आंसर नहीं होगा। हाँ, वाईफाई भी इंटरनेट शेयर करते हैं, जब कोई हॉटस्पॉट ऑन करता है तभी तो वाईफाई यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। यूएसबी के थ्रू भी हम लोग अपने फोन से कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के में यूएसबी सपोर्ट वाईफाई वाला नहीं होगा, हॉटस्पॉट नहीं होगा, या हॉटस्पॉट से नहीं चल रहा है सही से, थोड़ा स्पीड का इशू आ जाता है हॉटस्पॉट देने से। पर अगर आप जैसी फोन में स्पीड चल रही है डेटा की, वैसे ही सिस्टम में चाहते हैं तो आपको अपने सिस्टम को यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब इससे जब डेटा शेयर कर सकते हैं तो ये तो बिल्कुल एग्जांपल नहीं हुआ। तो देखिए यूएसबी से डेटा को कैसे शेयर करते हैं मैं बता दूं। आप जैसे ही यूएसबी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तुरंत आपके पास एक मैसेज आएगा। पहला आएगा चार्जिंग के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं, दूसरा ट्रांसफर फाइल के लिए करना चाहते हैं, और थर्ड वाला आएगा इंटरनेट के लिए करना चाहते हैं। तीन ऑप्शन आएंगे, तो आप इंटरनेट वाले पे क्लिक कर दीजिए और अपने फोन की सेटिंग में जाके नेटवर्क एंड कनेक्शन पर क्लिक करके उसमें एक ऑप्शन आएगा यूएसबी टेथरिंग का। यूएसबी टेथरिंग को जैसे ही ऑन करेंगे, आपके फोन से डेटा मतलब इंटरनेट की परमिशन आपके डिवाइस को या आपके लैपटॉप को, आपके डेस्कटॉप को मिल जाएगी। तो इस वाले 15 वाले क्वेश्चन में जो आंसर है वो डी है। डी एकदम करेक्ट आंसर है। द्वारा कीबोर्ड के थ्रू हम किसी भी प्रकार से इंटरनेट को शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि हमारा है, कह रहा है अ वेब आ प्रोग्राम वेब प्रोग्राम बोल लीजिए, प्रोग्राम या यहाँ वेब की ही बात चल रही तो वेब ही होगा। आ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड। किस एक ऐसा प्रोग्राम जिसको देखने के लिए, या एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए एक अन्य प्रोग्राम का यूज करता है, उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी वेबसाइट को देखने के लिए किसी एक अन्य प्रोग्राम का यूज करता है, उसे क्या कहते हैं? या ऐसे समझ लीजिए, किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए किस प्रोग्राम का यूज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग एक ब्राउजर के थ्रू आप लोग एक ब्राउजर के थ्रू इंटरनेट से की सहायता से किसी भी वेबसाइट को देखते हैं। अब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं तो मैंने कल आपको बताए थे पिछली क्लास में। चलिए मैं यहाँ पे आज फिर बता देता हूँ। जो आपके ब्राउजर हैं वो है क्रोम, एक ब्राउजर आपका हो गया क्रोम, दूसरा आपका हो गया फायरफॉक्स। अब इन ब्राउजर्स के बारे में कौन नहीं जानता है? सभी लोग ऐसे होंगे जो क्रोम को तो यूज ही कर चुके होंगे, या एज भी बोल दो, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी एक ब्राउजर है। ठीक है। तो किसी भी प्रकार की वेबसाइट को देखने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ए वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। फिर इसमें दूसरा भी ऑप्शन दे रखा था, कह रहा था वेब व्यूअर। अब वेब व्यूअर क्यों हम लोग यूज करेंगे जब ब्राउजर पे देख लेते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वेब सर्वर से तो हम लोग वेबसाइट्स को ओपन ही करते हैं। जब भी हम ब्राउजर पर जहाँ पर गूगल खोलेंगे आप, तो वहाँ पे लिखा होता है टाइप हेयर टू सर्च। ठीक है, वहाँ पे किसी वेबसाइट का नाम डालेंगे तो वो वेबसाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ पे रखी हुई है भाई? कहीं ना कहीं पे रखी हुई होगी, तभी तो आ रही होगी आपके सिस्टम पे। हाँ, तो वो वेब सर्वर पर रखी होती है, वहीं से आपके सिस्टम में एक्सेस हो जाती है, और फिर ना ही इंटरनेट। ठीक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कंप्यूटर या कंप्यूटिंग refers to applications and services that are distributed network using virtualized resource and access by common internet protocols and networking standards। कंप्यूटर उन अनुप्रयोगों और सेवाओं को संदर्भित करता है जो वर्चुअलाइज संसाधनों का उपयोग करके डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं। ठीक है, और सामान्य इंटरनेट प्रोटोकॉल और नेटवर्किंग मानकों द्वारा एक्सेस किए जाते हैं। अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसे कंप्यूटिंग सर्वर्स जो वर्चुअलाइज जो वर्चुअलाइज रिसोर्सेज पर वर्क करते हैं, और उनको एक्सेस करने के लिए कुछ बहुत ही मामूली से प्रोटोकॉल्स की और कुछ नेटवर्किंग मानकों की या स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कौन से होते हैं? तो पहला तो आपका कह रहा है क्लाउड। जी हाँ, जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की बात कहीं पर भी आ जाए, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की बात कहीं पर भी आ जाए और पॉजिटिव फॉर्म में आए, तो आप आंख बंद करके क्लाउड जहां पर भी लिखा होगा उस पर टिक कर देंगे। ठीक। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की बात आएगी तो क्लाउड, क्लाउड बेस्ड जितने भी नेटवर्क हैं उन्हीं को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं होगा, ये कुछ होता ही नहीं है। और सॉफ्ट भी नहीं होगा। सॉफ्ट वाले जो भी नेटवर्क हैं उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ना ही पैरेलल टाइप के नेटवर्क को हम लोग यूज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है 18 नंबर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क्स लैन्स। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का उपयोग नहीं करा जाता है? अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, ये सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, तो देखिए, नेटवर्क अलग अलग टाइप के होते हैं। एरिया के हिसाब से ही नेटवर्क को डेवलप करा जाता है। अब जैसा एरिया होगा वैसा ही आपका नेटवर्क होगा। अगर आप एक पर्सनल अपने लिए बनाना चाह रहे हैं, ठीक, पर्सनल अपने लिए नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा पैन। अपर आप एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक शहर से दूसरे शहर या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डेटा को भेजने के लिए नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, तो वो लैन के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो खैर वो तो बात की बात है। हम लोग अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है लोकल एरिया नेटवर्क लैंस में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का प्रयोग नहीं करा जाता है? तो कंप्यूटर का प्रयोग कर नहीं करा जाता है क्या? लोकल एरिया नेटवर्क जब भी हम बनाएंगे तो भाई कंप्यूटर्स का ही तो बनाएंगे, कंप्यूटर को ही तो कनेक्ट करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क में। तो हाँ, ये तो गलत हो गया। तो ये तो बिल्कुल गलत है आंसर। नहीं भाई, इसका तो यूज करा जाता है। फिर मॉडेम, मॉडेम का भी यूज करा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए मॉडेम की भी जरूरत पड़ती है। ठीक। हाँ, तो मॉडेम की भी जरूरत पड़ती है। थर्ड है मॉनिटर। जब कंप्यूटर हमने बोल दिया तो यहाँ पे मॉनिटर बोलने की क्या जरूरत है? अगर मॉनिटर नहीं भी, और मॉनिटर की जरूरत क्या ही पड़ेगी, अगर हम किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन कर रहे हैं तो वो तो सीपीयू से करेंगे ना।
अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछता हूँ कि जब भी आप लोग आंख बंद करके कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो आप लोगों को क्या क्या दिखता है? लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ। जब भी आप कंप्यूटर को आंखों के बंद करके कंप्यूटर के बारे में आंखों को बंद करके सोचते हैं तो आपको क्या दिखता है? अगर आपको सबसे पहले मॉनिटर दिखता है तो आज इस सोच को बदल लीजिए। अगर आपको आंखें बंद करने पर कंप्यूटर में सबसे पहले मॉनिटर दिख रहा है और आप उसे कंप्यूटर समझ रहे हैं, तो आप अपने इस सोच को बदल लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर जब भी वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसका सीपीयू आना चाहिए। उसका सिर्फ और सिर्फ सीपीयू आना चाहिए। ठीक है? क्योंकि वो मॉनिटर तो एक टीवी है जिस पर हम लोग रिजल्ट देखते हैं। जो भी कमांड हम लोग सीपीयू के देते हैं और सीपीयू उसको प्रोसेस करके उसका रिजल्ट मॉनिटर पर दे देता है। ठीक। खैर, कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में आपका सी वाला इस वाले क्वेश्चन में आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाँ, केबल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि निम्न में से किन वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग करा जाता है, मॉडेम का भी यूज करा जाता है, केबल तो पड़ेगी ही पड़ेगी जब एक कनेक्शन बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारा है 19 नंबर। अब ये किस चीज का क्वेश्चन है, कह रहा है इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज टेलीफोन कॉल्स टू बी मेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। कि एक ऐसी तकनीक जो इंटरनेट जैसे कंप्यूटर नेटवर्क पर इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क पर टेलीफोन कॉल करने की अनुमति देता है, वो कौन सा है, वो टेक्नोलॉजी क्या है, उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? तो वो टेक्नोलॉजी जो आपकी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी VoIP, वॉइप। तो वॉइप का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटर प्रोटोकॉल। ठीक। तो चलिए मैं इसका फुल फॉर्म आपके लिए लिखे दे रहा हूं, और इसको सभी लोग याद रखेंगे कि एक ऐसी तकनीक जो इंटरनेट के माध्यम से टेलीफोन कॉल्स को अलाउ करती है। एक ऐसी तकनीक जो इंटरनेट के माध्यम से टेलीफोन कॉल्स को अलाउ करती है, वो है वॉइप। ठीक। तो वॉइप का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैं यहाँ पे इस ठीक है, तो ये आपका ए वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। वॉइप का होता है वॉइस ओवर प्रोटोकॉल। ठीक, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल। देखिए, प्लीज राइटिंग को माइंड मत करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। अब जीएसएम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जीएसएम क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो जीएसएम के बारे में भी सोचना बात करनी हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो चलिए जीएसएम की बात कर लेते हैं। तो जीएसएम जो है वो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नहीं, पर अगर इंटरनेट की बात करेंगे तो हम लोग वॉइप का यूज करेंगे, पर अगर सिर्फ और सिर्फ कॉल की बात करेंगे तो उसमें जीएसएम आ जाएगा। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल, चलिए यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल समझ जाएंगे सभी लोग, मोबाइल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, इसको हेड आप पूरी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया पूरा। तो अगर आप पूरे ग्लोबली किसी से बात करना चाह के, मतलब वो मोबाइल के थ्रू बात कर रहे हैं विदाउट इंटरनेट, तो वो आपका जीएसएम में शामिल हो जाएगा।
अब मॉडेम की बात कर लेते हैं। तो मॉडेम क्या है? तो मॉडेम जो है ये एक तरीके का एक मॉड्यूलर होता है। मॉडेम एक तरीके का मॉड्यूलर होता है जो कि किसी भी प्रकार के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, या इसे किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए हम लोग मॉडेम का यूज करते हैं। ठीक। अब सीडीएमए, देखिए सीडीएमए डीसीएमए ये सभी हम लोगों ने जब जो जब लोग पुराने होंगे उनको, जब रिलायंस के सिम चलते थे सीडीएमए और डीसीएम, ठीक है, तो उनके बारे में इसको पता, उन लोगों को इसके बारे में पता होगा, जानकारी होगी कि ये सीडीएमए और डीसीएमए क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको सीडीएमए का फुल फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है, बस ऐसे जानकारी के पर्पज से कि सीडीएमए का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीप्लाई मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, बाकी बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमसे कह रहा है कि अ प्रोग्राम दैट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑन योर कंप्यूटर, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर बैकग्राउंड में रन करता रहता है, सेंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्राउजिंग हैबिट्स टू द कंपनी, जो आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स को, जो भी आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स हैं, ब्राउजिंग का मतलब जो भी आप वेबसाइट सर्च कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कंपनी पर भेजता रहता है। ठीक है, दैट इंस्टॉल्ड इट ऑन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? पॉप यूपीएस, या एडवेयर, या ग्रेवेयर, या स्पाईवेयर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो आपके कंप्यूटर पे या आपके सिस्टम पे ब्राउज़र है उस पे जो भी हिस्ट्री आपके जिस भी आप ब्राउज़र, जिस भी कंपनी का ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी को आपकी हिस्ट्री भेजता रहेगा, तो वो प्रोग्राम ग्रेवेयर है। ठीक। आपकी पॉप यूपीएस ये मेल को भेजने के लिए होता है, एडवेयर आपके सॉफ्टवेयर में जो भी ऐड आते हैं उनको फ्री, ऐड फ्री करने के लिए, स्पाईवेयर एक वायरस है जो आपके सिस्टम से डेटा को चोरी करके दूसरे तक पहुंचाता है। बहुत खतरनाक है ये वायरस, कल इस वायरस के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। ठीक, फिलहाल ये ऑप्शन गलत है आपका, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, हम लोग अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर कह रहा है फिलअप इज अ सर्च इंजन, फिलअप इज अ सर्च इंजन, एक सर्च इंजन है निम्नलिखित में से, ए बिंग, बी फायरफॉक्स, सी क्रोम, या डी कोई नहीं। तो देखिए सर्च इंजन क्या होते हैं बता देता हूं, आप जिस पर जाकर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी करते हैं, जिस भी ब्राउजर पर जाकर किसी भी प्रकार की क्वेरी करते हैं, जहां पे टाइप करते हैं, ठीक है, तो उसे सर्च इंजन बोलते हैं। आप जैसे आपका गूगल, जहां पे आप जाते हैं, जैसे देखिए मैं क्रोम के आप पे क्रोम को पे जाके आपको दिखाता हूँ। ये हम लोगों ने वेबसाइट खोली है, इसको बंद कर लेते हैं। ठीक, फिर से क्रोम को खोल लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ गूगल खोला, ये गूगल आ गया। तो जैसे यहाँ जो ये गूगल दिख रहा है, जहाँ पे ये हम लोग लिख रहे हैं, जहाँ यहाँ कह रहा है गूगल, सर्च गूगल फॉर टाइप अ यूआरएल और टाइप अ यूआरएल, तो ये पूरा जो एरिया है ये इसी को सर्च इंजन बोल देते हैं। ये गूगल का सर्च इंजन है, ऐसे ही हर एक कंपनी का अपना एक सर्च इंजन होता है। ठीक, तो इस वाले में कह रहा है इज अ सर्च इंजन। अब देखिए फायरफॉक्स जो है वो तो एक ब्राउजर हो गया, क्रोम भी एक ब्राउजर हो गया, बचा बिंग। तो जी हाँ, बिंग आपका एकदम सही आंसर है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सबसे नया सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एक सबसे नया सर्च इंजन है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कह रहा है फिल अप
22 जो कि क्वेश्चन नंबर है 22, फिल अप इज द मेन पेज ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो क्या होता है? वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं, सर्च पेज कहते हैं, ऑल पेज कहते हैं, या नन, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको बता दूं फिर से, यहाँ पे जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज है उसे हम लोग होम पेज बोलते हैं। इसमें आपका होम पेज आंसर सही हो जाएगा। इस सर्च पेज गलत हो जाएगा, ऑल पेज इसके नहीं होते हैं, और ये तो ऑप्शन गलत ही है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि हमारा 23 नंबर। इसमें कह रहा है कि सर्वर्स आर द कंप्यूटर्स दैट, सर्वर जो हैं वो एक प्रकार के कंप्यूटर हैं जो मेक अ क्वेरी, एक किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, रिस्पॉन्ड अ क्वेरी, या किसी भी प्रकार के पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं, या दोनों। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सर्वर हैं वो किसी भी प्रकार की जानकारी या किसी भी प्रकार के पूछे गए प्रश्न की जानकारी का रिस्पॉन्स करते हैं, इसीलिए उनको बोल देते हैं रिस्पॉन्ड अ क्वेरी। तो आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। तो चलिए, इसी के साथ में हम लोग अपने लास्ट आज के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्ट टू सिटीज। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन काफी ओ लेवल में देखने को मिले हैं सेकंड पेपर्स में। इनफैक्ट यहाँ तक कि जब मैंने भी ओ लेवल करा था तो उस टाइम पर भी आपके लैंड मैन से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो सिटीज को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किस प्रकार का नेटवर्क यूज करेंगे, किस प्रकार का नेटवर्क कनेक्शन यूज करेंगे। तो पहला है लैन, दूसरा है वैन, तीसरा है मैन, चौथा है पैन। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिटी के अंदर की चीजों को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। फिर आपका आ गया वैन, तो वैन हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में आपके एक देश से दूसरे देश से, तो काफी बड़ा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग दो सिटीज की बात कर रहे हैं। फिर आ जाता है मैन, मैन हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब कि दो सिटीज को कनेक्ट करने के लिए। फिर तीसरा आता है पैन, ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एरिया के नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए या कवर करने के लिए बनाया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, बाकी आपके ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, आप लोगों को होप आप लोगों ने इस एमसीक्यू सीरीज को एंजॉय करा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। तो आप लोगों से ये मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों को बिल्कुल भी एमसीक्यूज नहीं समझ में आ रहे हैं वो एक बार जाकर हमारे एप्लीकेशन पर हमारी जो थ्योरी क्लासेस हैं उनको देखें। ठीक है, या उनका जो प्रोसीजर है वो आप लोग देखें। बाकी हम लोग कल फिर इसी टाइम पे मिलेंगे। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।